नियंत्रण एवं समन्वय। जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियां या इनकी संचालन के लिए हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है। इससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सजीव क्या होते हैं? सजीव वे होते हैं जो गति है, श्वसन है, पाचन है, वहन है, वृद्धि है, जनन है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं संपन्न करते हैं। अब सजीवों को तंत्रिका तंत्र की क्यों आवश्यकता, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। होता क्या है, जब हमें किसी हानि की संभावना लगती है, जैसे अधिक गर्म या ठंडा या चोट लगना, इन सब प्रक्रियाओं से बचाव के लिए एक समृद्ध तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में मौजूद होता है। इनके द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है और इन सूचना ग्रहण करना और तंत्रिका इन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मस्तिष्क इन सूचनाओं का प्रोसेसिंग करता है और वह इन सूचनाओं को कार्यकारी जो पेशी होती है, हम कार्यकारी पेशी बोलेंगे, कार्यकारी पेशी होती है, उनको भेजा जाता है। कार्यकारी पेशी इन सूचनाओं के लिए उत्तरदायी होती है और कार्य संपन्न करवाती है। इस प्रकार से ये क्रियाएं करती है। इनका अध्ययन अपन आगे कर लेंगे। थोड़ा सा अब नोट्स की तरफ चलते हैं। सजीवों में विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए समृद्धि तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है, जैसे भागना, बोलना, आंखों की पलकों का झपकना आदि। ये सभी प्रक्रियाएं हैं वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। इसके लिए हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का समृद्ध जाल होता है, जो विशिष्टीकृत ऊतकों और पेशियों के माध्यम से संपन्न होती है। फिर हम बात करते हैं जंतु तंत्रिका। जंतुओं में सूचनाओं का पता तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट क्षीरों के द्वारा लगाया जाता है। सूचना एक तंत्रिका कोशिका के दुमास्य के द्वारा ग्रहण की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा करती है। यह विद्युत आवेग दुर्मिका से कोशिका काय तक पहुंचते हैं और तंत्रिकाक्ष एक्सोन से होते हुआ तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंचता है। थोड़ा सा हम इसका चित्र देख लेते हैं। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले सूचनाएं हैं वो द्रुमिका के पास पहुंचती है। ये सूचनाओं को ग्रहण करती है और ग्रहण करने के बाद में केंद्रक को कोशिका काय से होते हुए केंद्रक के पास पहुंचती है। केंद्रक से ये सूचनाएं तंत्रिकाक्ष से होते हुए किसी भी तंत्रिका के अंतिम सिरे पर पहुंचती है। अंतिम सिरे से दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी होती है। इनके बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान है वो विद्युत आवेगों को रासायनिक आवेगों में बदलने का यहाँ कार्य किया जाता है। इस स्थान को हम कहेंगे सिनेप्स। अब ये सिनेप्स को पार करके तंत्रिका आवेगों को अगले तंत्रिका तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार सूचनाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क संबंधित निर्देशों का अध्ययन करता है और नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। इस प्रकार से जंतु तंत्रिका है वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। फिर हम बात करते हैं, जब कोई घटना होती है तो उसके परिणाम में प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो हमारा हाथ तुरंत है वो खींच लिया जाता है, अर्थात क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया का होना। इस प्रकार की घटना के लिए हमारे शरीर में समृद्ध प्रतिवर्ती चाप होता है। हमने गर्म वस्तु को छुआ और सूचना मस्तिष्क जाने में और वापस आने में समय लगता है, क्योंकि आवेग उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन किया जाता है और चिंतन के परिणाम स्वरूप जब तक मस्तिष्क कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तब तक उस वस्तु को हम पकड़े रखेंगे। अतः हमें बहुत ज्यादा जलन होगी और इस प्रक्रिया को तीव्र गति से करने के लिए जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप विकसित हुआ। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ? फिर आता है प्रतिवर्ती चाप। अधिक जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ क्योंकि उसके मस्तिष्क के सोचने की क्षमता हमारे जैसी बहुत तेज नहीं है, इसलिए उनमें अनुक्रिया
के लिए एक दक्ष प्रणाली की आवश्यकता हुई और पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है जो सूचनाओं को मेरुरज्जु या मेरुदंड तक पहुंचाने का कार्य करता है। मेरुदंड किसी भी अनुक्रिया के लिए त्वरित कार्रवाई करता है, हालांकि यह सूचना मस्तिष्क तक भी पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले ही प्रतिक्रिया हो जाती है। देखो, मस्तिष्क तक पहुंचना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे आपका ये हाथ है, ये आपका हाथ है। जैसे ही आप किसी वस्तु को छूते हो, आपने एक गर्म वस्तु को छूने के कारण आपको जलन महसूस हुई। जलन महसूस होते ही यह सूचना तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से मेरु रज्जु तक पहुंचती है। मेरु रज्जु तुरंत जो कार्यकारी तंत्रिका तंत्र है, पेशियां है, कार्यकारी पेशी है, उसको तुरंत हाथ हटाने का निर्णय देता है या आदेश देता है। फिर सूचनाएं हैं, मेरुरज्जु है वो मस्तिष्क पहुंचाता है, इसकी प्रतिपुष्टि करता है और हमें पता लगता है कि हमें जलन महसूस हुई है या नहीं हुई है। अगर प्रतिवर्ती चाप प्रक्रिया नहीं होती तो क्या होता? तो त्वरित कार्रवाई के लिए मेरुरज्जु मौजूद नहीं होता, और मेरुरज्जु मौजूद नहीं होता तो हम जिस गर्म वस्तु को पकड़े हुए हैं या किसी वस्तु से हम कट रहे हैं तो वह ज्यादा नुकसानदायक होता है। अब हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क की। अब प्रतिवर्ती चाप, तंत्रिका तंत्र, ये सब नियंत्रण कौन करता है यार? उसका नाम आता है आपका मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य समन्वयक और नियंत्रण केंद्र है। इसका वजन लगभग हमारे अंदर 1500 ग्राम का लगभग होता है और यह पूर्ण रूप से तंत्रिकाओं के जाल से बना होता है। इसमें विभिन्न विभिन्न अलग अलग जगह पर सूचना प्राप्त करने का जगह होता है, जिनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी यही करता है। तो मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मध्य और पश्च मस्तिष्क है वो अधिकांशतः अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे आपके लार आना, लार है, श्वसन है, कहीं रात को सो गए और भूल गए सांस लेना, हृदय की धड़कन है, पाचन है। इन क्रियाओं के लिए मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है वो जिम्मेदार होते हैं। ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और भी है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग है, जिसमें विभिन्न ग्राही सूचनाओं को प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं, जैसे सुनना, देखना आदि। अग्र मस्तिष्क संवेदी सूचनाओं को ग्राही से प्राप्त कर अर्थ निकालता है और इस आधार पर निर्णय किया जाता है कि अनुक्रिया या तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए। यदि हमारी टांगों में कोई कांटा चुभ जाता है तो मस्तिष्क सूचना प्राप्त करता है और संवेदना उत्पन्न करता है। जब पेट भर जाता है तो हम देखते हैं भूख खत्म हो जाती है, हम सुनते हैं, सूचनाओं का निर्णय निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। ये सब सारे के सारे भाग हैं वो अग्र मस्तिष्क में ही होता है। अग्र मस्तिष्क सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। फिर आता है आपका मध्य मस्तिष्क। हमने बात कर लिया था कि अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए पश्च मस्तिष्क द्वारा ही सब संपन्न किए जाते हैं। उल्टी आना स्पष्ट स्थिति में अगर उल्टी आती है आपके तो मेडुला ऑब्लोगेटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मस्तिष्क के बाद में हम बात करते हैं जंतुओं के हार्मोन्स। कौन कौन से हैं जंतु हार्मोन और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, ये हम थोड़ा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। जंतु हार्मोन होते क्या हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? वे रसायन जो सीधे ही रक्त में मिलाए जाते हैं और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। देखो, एक एंजाइम्स होता है और एक होता है हार्मोन। हार्मोन सीधे ही आपके रक्त में मिलाए जाते हैं, जबकि एंजाइम है वो रक्त में नहीं मिलाए जाते हैं। हालांकि दोनों का काम थोड़ा थोड़ा सेम सा ही लगता है कि हार्मोन भी सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और एंजाइम भी नियंत्रण करने का काम ही करते हैं। ये भी अभिक्रियाओं को वेग को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। सारे हार्मोनों की चर्चा कर लेते हैं।
अब हम चर्चा कर लेते हैं मानव हार्मोन और उनके कार्य। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वृद्धि हार्मोन। यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है और इनका महत्वपूर्ण कार्य है। सर्वप्रथम देखते हैं वृद्धि हार्मोन। कौन सी ग्रंथि के द्वारा निकला जाता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है, स्रावित होता है। इनका कार्य है वृद्धि। नाम से स्पष्ट होता है वृद्धि को प्रेरित करना। दूसरा हार्मोन है वो है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड के द्वारा स्रावित होता है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करना। अगला हार्मोन है इंसुलिन। थोड़ा सा याद आ रहा है तो पाचन में पढ़ रहे थे इंसुलिन के बारे में, अग्न्याशय के द्वारा निकाला जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो वृषण के द्वारा निकाले जाते हैं, अंडाशय के द्वारा निकाले जाते हैं। यह मादा गौण लैंगिक लक्षणों को, मादा के जो पांचवा हार्मोन की बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन, वर्षण के द्वारा नर में गौण लैंगिक लक्षण को नियंत्रित करता है। अगला है एड्रीनलीन, इसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। इसके प्रभाव से हृदय दर का बढ़ना, हृदय स्पंदन, उपापचय क्रिया यानी विभिन्न उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो कि हमारी तंत्रिकाओं के द्वारा ग्रंथियों के द्वारा निकाले जाते हैं। पीयूष ग्रंथि के द्वारा वृद्धि हार्मोन, जिसे पिट्यूटाइन हार्मोन भी कहते हैं, थायराइड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन, अग्न्याशय के द्वारा इंसुलिन हार्मोन, अंडाशय के द्वारा एस्ट्रोजन, वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्रावण किए जाते हैं और इनकी ये महत्वपूर्ण कार्य अंकित कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं पादपों में वृद्धि या गति। जंतुओं की तरह पौधों में ना तो पेशियां होती है और ना ही तंत्रिका कोशिकाएं होती है, लेकिन पौधे भी रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं। यह जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलते हैं। जैसे छुई मुई का पौधा, आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा। यह जल की मात्रा का को परिवर्तन करके अपना आकार बदलता है और परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने के कारण अपना आकार बदलता है। वृद्धि के कारण गति। पादपों के अग्र भागों में हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं जो गुरुत्व बल के विपरीत वृद्धि करते हैं। यह प्रतीत होता है कि पादप गति कर रहा है, जबकि जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर खिंचाव की ओर अनुक्रिया करती है। इसे गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है सारे के सारे कि गुरुत्व अनुवर्तन क्या है? गुरुत्वाकर्षण की ओर पौधे का गति करना। रासायनिक अनुवर्तन क्या है? कि पादप द्वारा रासायन अनुवर्तन का अनुसरण करना, जैसे परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। यदि पौधा प्रकाश की ओर अनुक्रिया करता है तो वह प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जैसे यदि हम किसी छायादार जगह पर पादप को रख देते हैं तो कुछ समय बाद में या कुछ दिनों बाद में हम देखते हैं कि पादप है वो प्रकाश की ओर झुक गया है या प्रकाश की दिशा में पादप अधिक वृद्धि कर रहा है। इसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे हार्मोन्स हैं वो हमारी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, पादपों में भी हार्मोन है वो उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे पादप हार्मोन की बात कर लेते हैं। जंतुओं की तरह पादप हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। यह नियंत्रण का कार्य करते हैं और पादपों में लंबाई में वृद्धि या कमी, शाखाओं का निकलना, फलों का पकना, पत्तियों का टूटना आदि पादप हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। सबसे पहला हार्मोन आता है ऑक्सिन। यह हार्मोन लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है, फलों के विकास एवं निर्माण में भूमिका निभाता है, पादप में शाखाओं के आवर्धन और पत्तियों को गिराने में मदद करता है, प्रकाश की ओर वृद्धि या उत्तेजित करता है। यह हार्मोन कोशिका भित्ति बनाने वाले कार्बोहाइड्रेट को प्रेरित करता है। फिर 2 नंबर पर आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन, यह हार्मोन बीज की निष्क्रियता को तोड़कर के अंकुरण हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करता है, पुष्पन और बिना निषेचन के फल बनाने के लिए प्रेरित करता है
और पादप वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। साइटोकाइनिन अंकुरण को बढ़ाता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, शीर्ष भाग को संशोधित करके पार्श्व शाखाओं को बढ़ाता है। यह पादप को बूढ़ा होने से भी बचाता है। एब्सिसिक एसिड देखो सारे ये वृद्धि करने वाले हार्मोन है, सक्रिय वृद्धिता बढ़ाते हैं, लेकिन जो एब्सिसिक एसिड है वह वृद्धि संदमक हार्मोन है। यह अंकुरण को रोकता है ताकि बीज है वो लंबे समय तक अंकुरित ना हो और बीजों की जो प्रसूति अवस्था है, सोने की अवस्था है, उसको बढ़ाता है। कोशिका विभाजन को रोकता है, यह भी जरूरी है। एथिलीन या इथाइलिन यह हार्मोन पौधों की वृद्धि, विकास और जैविक व अजैविक तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यह फलों को पकाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखो जब भी केलों को पकाने के लिए आपको पूछ ले कि केलों को पकाने के लिए कौन सी केस्ट का इस्तेमाल किया जाता तो वो है एथिलीन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ना, नोट्स लिखना और लिखने के पश्चात इनको एक बार सरसरी तौर पर ज़रूर देख लेना ताकि सभी के याद हो जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे में क्या कमी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कौन सी चीज़ भूल रहा हूँ। कमेंट्स के द्वारा भी मुझे पता लगेगा। आप हौसला अफजाई करते रहें।